हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी हमने एडमिशन पढ़ा था। एडमिशन में हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हैं। हमने जब कोई नया, मैंने आपको उसमें भी लेसन में बताया था कि जैसे ही कुछ चेंजेस हमारी जो प्रेजेंट हमारी मान लो पार्टनरशिप डीड में कुछ भी होता है तो जो हमारी प्रेजेंट पार्टनरशिप डीड है उसका एंड हो जाता है और जो नया हमारा मतलब जो भी चेंजेस के साथ एक नई एग्रीमेंट डीड हमारी फाइनलाइज होती है जो कि एग्जिस्टेंस में रहती है, राइट। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव टू क्रिएट न्यू पार्टनरशिप डीड एंड एंड ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप डीड, सेम in new at the time of new admission of partner and same repeat in retirement or death of a partner। यानी कि किसी भी तरह का चेंजेस आएगा तो हमको अपनी जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है उसको एंड करना होगा और नई पार्टनरशिप डीड को एग्जिस्टेंस में लाना होगा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक एक पार्टनर को ये राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले ले। उसके लिए वो एक नोटिस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें उसके रिटायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो अब जो ओल्ड पार्टनरशिप है और ओल्ड पार्टनरशिप का है वो क्या होगा, एंड होगा और आफ्टर रिटायरमेंट एक न्यू पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, ठीक है। अब जो ओल्ड पार्टनर है, अब यूँ समझो आप कि जब हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने एक नया पार्टनर अपने फर्म में ऐड किया था। अब वो आया, ठीक है, आने के बाद हम लोगों का जो एक बिज़नेस है वो रन होता गया। ओवर द पीरियड हमने कुछ प्रॉफिट्स अर्न किए, कुछ हमने रिज़र्व क्रिएट किए, राइट। कभी कुछ हमारी असेट्स की वैल्यूएशन पे इफेक्ट पड़ा होगा, मे बी उस जाने वाले बंदे की वजह से कुछ लायबिलिटीज़ भी क्रिएट हुई होगी, ठीक है। तो यानी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी। ऑब्वियसली बात है, तीन मान लो पार्टनर है तो तीनों का ही उसमें पार्टिसिपेशन रहा होगा। अब उनमें से कोई एक बंदा जा रहा है तो जाहिर सी बात है जो उसके साथ जो डीलिंग हुई है उसका वो शेयरिंग तो लेगा ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक जो रिटायरमेंट लेने वाला पार्टनर है उसका राइट है कि वो गुडविल जो कि उसने वर्किंग करके ओवर द पीरियड वर्किंग करके जो गुडविल जनरेट की है उसमें वो शेयरिंग ले, राइट। और जितने भी अपने फर्म में रिज़र्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कि उसकी वर्किंग की वजह से भी तो एड ऑन हुए होंगे ना, तो वो उसमें अपना शेयर वापस लेगा, राइट। सेम जो असेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन किया जाएगा और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा उसमें भी उसको वो शेयरिंग दी जाएगी। ये तो है उसके राइट्स, राइट। यानी कि गुडविल में शेयर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व में शेयर एंड जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में शेयर। अब हमको कुछ नई कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। लाइक जो ओल्ड पार्टनर है वो कुछ नई कैलकुलेशन भी करेंगे। मतलब जो जैसे तीन पार्टनर यदि वर्किंग में थे और एक पार्टनर यदि जा रहा है, सपोज करो सी जा रहा है, अब ए और बी बच गए, यानी कि ए और बी अब उस पार्टनरशिप बिजनेस को अपने कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अब इनके बीच में होगा सारा जो भी डील होगा। तो अब ये लोग अपना नए लेवल पर नए सिरे से सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे ना। अब इसके लिए क्या क्या एडजस्टमेंट, क्या क्या कैलकुलेशन हमको करनी होगी वो हम देखते हैं। तो अकाउंटिंग इफेक्ट क्या आएगा, क्या एडजस्टमेंट होंगे। लाइक फर्स्ट है जैसे कि हमको आफ्टर द रिटायरमेंट वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड एज वेल एज गेनिंग रेशो, बिकॉज सी अब यहाँ से लेफ्ट हो रहा है। तो अब जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होगा, अमंग द ए एंड बी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब पार्टनर बांटने वाले कितने लोग हैं, 2 पर्सन है, जबकि पहले कितने परसेंट बांट रहे थे, 3 पर्सन। तो ऑब्वियस सी बात है गेन तो इनको होगा, है ना। अब या तो ये सी किसी एक को ही अपना शेयर दे जाए या फिर ये सी मतलब इसका जो शेयर है ये दोनों आपस में डिवाइड करें। तो जो भी हो ओवरऑल अपन को कैलकुलेशन करनी होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज वेल एज गेनिंग रेशो, राइट। सेकेंड हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि अब हम इस लेवल पर फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन होगा और उस गुडविल में जो भी रिटायरमेंट वाला पार्टनर है उसका जो शेयर है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। इसके बाद जिसको कैलकुलेट करके जो गेनर है वो उसको गेनिंग रेशो में उसका शेयर उसको प्रोवाइड करेंगे। एज वेल एज एक्यूमुलेटेड
जो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, वो मैंने आपको ऊपर ही मेंशन किया है, और साथ ही पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना, वॉट एवर हिज कैपिटल अकाउंट एंड अदर जो भी उसको मतलब बेनिफिट उसके मिलेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग, तो जो भी उसका टोटल पेमेंट होगा उस पेमेंट का मेथड क्या होगा, लाइक मे बी उस पेमेंट को वो वन टाइम पेमेंट कर दिया जाए, और मे बी फर्म के कैश पे इफेक्ट ना पड़े तो उसको वो लोन में उसको पे करें, वॉट एवर जो भी कंडीशन होगी वो एक डिसाइड होगा। देन आफ्टर जो फर्म की कैपिटल होगी उसको प्रपोर्शन रेट में, यानी कि उनका जो रिमेनिंग पार्टनर है वो जिस भी मतलब तरीके से उस कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे उसकी कैलकुलेशन अपन करेंगे एट द टाइम ऑफ, जैसे जैसे टॉपिक अपना आता जाएगा हम इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है, इसके वाइवा क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, और जनरली हम इस टॉपिक को हम अवॉइड कर देते हैं, मतलब इतना हम इस चीज़ को हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, लेकिन इसको समझ लेंगे तो ज़्यादा मच बेटर होगा। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं ए, बी एंड सी, तीन पार्टनर हैं, ओके। सी रिटायर हो रहा है, अब इस सी ने वर्क एट द टाइम ऑफ वर्किंग इसने मे बी किसी के साथ कुछ कमिटमेंट कर रखे हो, राइट, मे बी इसने किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट किया हो, राइट। अब ये आउटसाइडर से हो सकता है, आउटसाइडर से मतलब क्या होगा उसने मे बी, और इन दोनों के साथ भी उसका कुछ कमिटमेंट और कुछ मतलब जो भी है एग्रीमेंट हुआ होगा, इनका जो भी पार्टनरशिप डीड हुई होगी। अब इसकी सी क्योंकि इनके लिए आंसरेबल है, इनके लिए और इनके लिए आंसरेबल है, तो यहाँ पर सी की लायबिलिटी क्या हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सी की लायबिलिटी क्या हो, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट 1932 सेक्शन 2, लायबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि किसी भी जो रिटायर्ड पर्सन है उसकी जो लायबिलिटी होगी बिफोर रिटायरमेंट क्या होगी। देखो, अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म अप टू डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, ओके। हाउएवर अ रिटायरिंग पार्टनर may be discharged from his liability by an agreement between himself, third party and the continuing partner। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसका वो वैसे ही लाइबल होगा अपने रिटायरमेंट की डेट तक, जब तक कि वो इस चीज़ अपनी जो लायबिलिटी है ना उसको डिस्चार्ज नहीं कर दे, मतलब उसको नोटिस ना दे दे रिटायरमेंट का, और मतलब जो भी किस को नहीं दे दे, लाइक जो उसके और थर्ड पार्टी के बीच में होगा और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में होगा, जब तक वो नोटिस नहीं दे देगा जब तक वो इनके लिए भी लाइबल होगा। एज वेल एज लाइबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32(3) अ रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट until a public notice of his retirement is given, right। यानी जो थर्ड पार्टी है ना, उनके लिए भी जब तक वो लाइबल रहेगा जब तक कि वो पब्लिकली नोटिस पब्लिश नहीं करा दे अपने रिटायरमेंट का, तब तक वो लाइबल रहेगा जो भी एक्ट उसने किए हैं ड्यूरिंग हिज पार्टनरशिप, है ना। जब उसने पार्टनरशिप के टाइम पर जो भी एग्रीमेंट जो कमिटमेंट किए तब तक वो लाइबल रहेगा जब तक कि वो पब्लिकली उस चीज़ का नोटिस नहीं प्रोवाइड कर दे, राइट। तो ये आई थिंक ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें, क्योंकि ये थ्योरी के टाइम पर पूछे जा सकते हैं, तो आप आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, राइट। इसके बाद अब हम 1-to-1 कैलकुलेशन करना शुरू करें, ओके। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट इसका मेथड है, इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नॉट गिवन, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, बस इतना ही मेंशन है कि ए, सपोज करो A, B एंड C तीन पार्टनर हैं और इसका जो रेशियो है 3:2:1 है,
राइट। सी रिटायर हो रहा है, राइट, सी रिटायर हो रहा है, लेकिन ये नहीं गिवन कि ए और बी इन फ्यूचर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ना सी के शेयर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ मेंशन है। तो इस कंडीशन में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो क्या होगा, 3:2 ही होगा, राइट। जहाँ पर पहले ये तीनों में बट रहा था, अभी प्रॉफिट किस में बटेगा, इन 2 पर्सन में बटेगा और इनके ओल्ड रेशो में बटेगा। और सेम यही इनका गेनिंग रेशो होगा, यही सेम इनका क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा, ठीक है। अब चाहे सी रिटायर हो, अब सी रिटायर है तो ए और बी का 3:2 रहेगा, और सपोज करो बी रिटायर हुआ तो नया रेशो क्या रहेगा, ए और सी का 3:1 रहेगा। ऐसे ही मान लो ए रिटायर होता है तो बी और सी का क्या रेशो रहेगा, 2:1 रहेगा, ठीक है। तो एक तो कंडीशन आएगी आपके रिटायरमेंट में, एक तो ये आएगी, और सेकंड कंडीशन आएगी कि इफ़ द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स if the retiring partner if the remaining partner if the remaining partner purchase retiring partners share in a specific ratio। यस स्टूडेंट्स, समझेंगे। फर्स्ट कंडीशन में जो सी का शेयर था उसको ए और बी किसी रेशो में परचेज नहीं कर रहे, कुछ मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर है वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, एज वेल एज गेनिंग रेशो भी सेम ही होगा। एंड इन द कंडीशन इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, राइट, यानी ए और बी, यदि सी का शेयर किसी स्पेसिफिक रेशो में परचेज करते हैं, सेकेंड कंडीशन ये होगी। तो अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो ए बी एंड सी, राइट, ये रेशो है अपना, और इनका जो शेयरिंग अपन ले लेते हैं लाइक 5:4:1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 5:4:1। अब सपोज करो बी रिटायर हो रहा है, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और जो बी का शेयर है, बी शेयर परचेज बाय ए एंड सी इन द रेशो, सपोज करो यहाँ लिख रखा है 3:2, समझ गए। यानी ए और सी जो बी का शेयर है उसको किस रेशो में परचेज कर रहे हैं, 3:2 में। अब इस कंडीशन में जो बी का शेयर निकालो आप, बी शेयर है 4/10, इसको परचेज किया जा रहा है कैसे, ए परचेज कर रहा है 3/5 एंड बी परचेज कर रहा है, सॉरी सी परचेज कर रहा है 2/5, अंडरस्टैंड। तो अब इस शेयर को पहले हमें इस 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो अपन कैसे करेंगे, 4/10 इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा 12/50, राइट। यानी कितना शेयर ले रहा है, जो ए है वो ले रहा है 12/50, एज वेल एज सी का निकालेंगे अपन, तो ये ले रहा है 4/10 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 8/50। इज दैट क्लियर। अब अपन को निकालना है नया शेयर, तो ए का निकालेंगे अपन 5/10 प्लस 12/50, ये इतना ही शेयर ले रहा है, इतना पार्ट ले रहा है इसका, इसके शेयर का। तो अब इसका आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम ले लो आप, 50, 25 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 37/50, एज वेल एज सी का निकाल लो आप, तो 1/10 प्लस 8/50 ये ले रहा है, इनके ओल्ड शेयर में ये ऐड हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 5 प्लस 8, ये हो जाएगा 13/50। तो क्या रेशो आया इनका, 37
रेशो 13। ये इसका क्या जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये दो ही कंडीशन है, राइट। और इस कंडीशन में हम गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर अपन गेनिंग रेशो की बात करें, गेनिंग रेशो इसका फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड, सॉरी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक, या तो आपको मान लो ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तब तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। अदरवाइज तो आप अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, आप बहुत ध्यान से देखना कि ओल्ड रेशो में अपन क्या ऐड कर रहे हैं, 12 और 8, 12/50 एंड 8/50, यानी कि सेक्रीफाइस रेशो क्या, वो सॉरी गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा, इनको ये रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो पहले अपन ए का निकालते हैं। तो ए का नया शेयर कितना है, 37/50 माइनस ओल्ड रेशो क्या है इसका, 5/10, राइट। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 50, तो 37 माइनस 25 कितना जाएगा, 12/50 आ गया। ये क्या है, गेनिंग किया है, तो वही आ रहा है ना सेम। एज वेल एज सी का निकाल लो आप। तो यहाँ पर है इसका 13/50 माइनस 1/10, 50 एलसीएम लोगे तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8/50, राइट। तो ये इसका गेनिंग रेशो हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, यानी कि इसी कंडीशन में अपन इसका गेनिंग रेशो निकालेंगे, यानी 12/8 हो जाएगा और नया शेयर इसका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक में ये बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एडमिशन से बहुत ज़्यादा इजी ये लेसन है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, बल्कि कुछ कैलकुलेशन जो हमने एडमिशन वाले लेसन में किए सेम ही वो इस लेसन का पार्ट है। तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से अपन इस टॉपिक को करेंगे। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मुझे लिंक आप सेंड कर, वो आपकी जो प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, वो आप मुझे सेंड कर देना, डेफिनेटली वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।